हेलो एवरीवन। तो ये सेंटर ऑफ मास का पहला लेक्चर है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो ये जो प्लेलिस्ट है ये पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास पे डेडिकेटेड होगा। ये उसका पहला लेक्चर है। तो पहले हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट करेंगे। 5 से 15 मिनट के लेक्चर्स रहेंगे इंडिविजुअल पार्ट्स के, सेंटर ऑफ मास टॉपिक के। और फिर एक बार थ्योरी वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। हो सकता है कभी कभी मैं थ्योरी के बीच में 1-2 क्वेश्चंस ले लूँ, कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इलस्ट्रेट करने के लिए, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए, ठीक है, ताकि वो आपको समझ में आए तो आगे बढ़ सके ना। एनीवेज चलो सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं। तो सपोज आपके पास 2 पार्टिकल है M1 M2, और भी पार्टिकल्स होंगे। आप M1 M2 का जो सिस्टम है उसको मतलब कंसिडर कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब आप M1 M2 सिस्टम को स्टडी करना चाहते हो, मान लो, है ना। बाहरी पार्टिकल्स जिसको मैं ड्रॉ नहीं किया हूँ, 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मरकरी वीनस अर्थ। तो आप क्या करो, M1 पे न्यूटन्स सेकेंड लॉ है ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ M1 पे क्या हो जाएगा, दुनिया में जितनी भी फोर्सेस M1 पे लग रहा होगा, यानी नेट फोर्स ऑन M1 इज इक्वल टू मास ऑफ M1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ M1। तो नेट फोर्स ऑन M1 को F1 से नोट करो, इज इक्वल टू मास ऑफ M1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ M1, ठीक है। अब जो नेट फोर्स ऑन M1 है उसको आप 2 पार्ट में बांट सकते हो। M1 पे M2 के कारण जो फोर्स है उसको F12 लिखो, और M1 पे बाकी दुनिया के कारण जो फोर्स है उसको एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1 लिखो, ठीक है। तो M1 पे इस सिस्टम के बाहर जो भी पार्टिकल्स होंगे जिनको मैं यहाँ ड्रॉ नहीं किया हूँ, वो लोग जो फोर्स लगा रहे होंगे उनका रिजल्टेंट है ये। उसके अलावा M1 पे M2 जो फोर्स लगा रहा होगा वो ये है ना। आप बोलोगे सर किसी केस में M2 M1 में फोर्स नहीं लगाएगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप तो जनरल केस मान के करो, वेरिएबल यहाँ पे लिख दो, इसकी वैल्यू 0 हो जाए या नॉन 0 हो जाए वो बाद में सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, है ना। वैसे M2 के ऊपर नेट फोर्स ऑन M2 इज इक्वल टू मास ऑफ M2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ M2। M2 का ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा उसको आप 2 पार्ट में लिख सकते हो। एक तो M2 पे M1 के कारण जो फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, प्लस M1 के अलावा जो फोर्स M2 पे लग रहा होगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि सिस्टम में इसको ले रहे हो, इसके बाहर से जो भी फोर्स लगेगा उसको एक्सटर्नल बोलेंगे। तो M2 के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो M1 जो फोर्स लगा रहा है उसको यहाँ लिख दिया, और M1 के अलावा M2 पे जो फोर्स लग रहा होगा, बाहर वाले पार्टिकल्स जो भी प्रेजेंट होंगे, वो जो फोर्स लगा रहा होगा M2 पे उसको हम लोग F2 एक्सटर्नल बोल रहे हैं ना। अब ये पहला इक्वेशन नंबर 1 है, ये दूसरा इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को अगर ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, देखो, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F21, ठीक है। ये चारों का सम इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2। ऑलराइट। अब यहाँ पे आपको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ से F12 और F21 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 1 अगर 2 को अट्रैक्ट कर रहा होगा तो 2 1 को अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपके पास आया M1 के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बस वो देखो, प्लस M2 के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, मतलब इनके आपस का फोर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये है नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, है ना, ठीक है। सिस्टम के बाहर पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी उनका फोर्स है इस सिस्टम पे। अब किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस निकालना है तो बस बाहर वाले एजेंट्स के कारण या बाहर वाले पार्टिकल्स के कारण जो M1 पे फोर्स लगेगा वो लिख दो, प्लस जो M2 पे फोर्स लगेगा वो लिखो। सिस्टम के अंदर जो फोर्स प्रेजेंट है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2, ठीक है। अब हम लोग का आदत है ये बोलने का, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो हम लोग अगर यही चीज़ इस पे लिखना चाहे, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, कितना है, M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये लिखना चाहते हैं हम लोग, है ना। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लिखना चाहते हैं मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना बार न्यूटन लॉ लगाए ना कि हमें आदत हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखने का। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1 प्लस M2 सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ M1 प्लस M2 सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, ए, है ना। ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है। ये एक्सेलरेशन नहीं M1 का एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन नहीं M2 का एक्सेलरेशन है, क्योंकि M1 का एक्सेलरेशन तो A1 है, M2 का एक्सेलरेशन A2 है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा एक्सेलरेशन आ रहा है। इस एक्सेलरेशन को नाम बोला गया, ये है किसका एक्सेलरेशन, ना ही M1 का है ना ही M2 का है, इसको बोला गया ये सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जो ए में लिखा हो ना,
ये है एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन हम लोगों ने यहाँ जस्ट डिफाइन किया है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली आप m1 इंटू उसका एक्सेलेरेशन करो प्लस m2 इंटू उसका एक्सेलेरेशन करो डिवाइड बाई m1 प्लस m2 करो, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्सेलेरेशन, दिस विल बी इक्वल टू सम एक्सेलेरेशन। आप देख सकते हो डायमेंशनली ये भी एक्सेलेरेशन है तो ये भी मतलब ये एक्सेलेरेशन है तो ये भी एक्सेलेरेशन होगा। अब उस एक्सेलेरेशन को नाम रखा गया कि भैया ये जो एक्सेलेरेशन आ रहा है ये मतलब सॉल्व करने के बाद या इसका जो भी वैल्यू है वो जो एक्सेलेरेशन आ रहा है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन आया m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब इसी तरीके से दो पार्टिकल था तो ऐसा हुआ, दो से ज़्यादा पार्टिकल रहा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2, वैसे करके जितने m3a3 जितनी पार्टिकल्स हो डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, ठीक है। जो मैं यहाँ पे किया हूँ 2 इक्वेशन लिखा था, वैसे अब 3 इक्वेशन लिख दोगे फिर से वही चीज़ होगी, है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलेरेशन हम लोगों ने डिफाइन किया है इस इक्वेशन से मान, ठीक है। तो आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन ये है ना। अब बोलोगे इसका सेंटर ऑफ मास है क्या, वो तो आप बेसिकली यही डिफाइनिंग इक्वेशन है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास वो चीज़ है जिसका एक्सेलेरेशन इस इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है ना। वो असली में भी हो सकता है, नकली में भी हो सकता है। नकली मतलब क्या, जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे जब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है वहाँ पे ज़रूरी भी नहीं कि कोई एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो ये समझ लो अभी के लिए ये जस्ट एक मैथमेटिकल कन्वीनियंस है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को आदत है न्यूटन्स लॉ बोलने का F=ma। तो अगर किसी सिस्टम पे F=ma लगा है जिसमें अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग एक्सेलेरेशन है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो F=ma बोलते वक्त किसी सिस्टम के लिए जो a आता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल का a नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग a हो सकता है, ठीक है। इससे पहले जब आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाते थे तो वहाँ पे आप देखा जानते थे ब्लॉक पे लगा रहे हो, ब्लॉक का हर एक पार्टिकल का एक्सेलेरेशन सेम होता था, ठीक है। अब अगर सेम नहीं भी होगा तब भी आप F=ma उस फॉर्म में लगा सकते हो, बस a का मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल में से किसी का एक्सेलेरेशन नहीं है, a मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो आपके पास ACM इसके बराबर आ गया, ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करो दोनों तरफ dt के साथ, है ना, या एक्सेलेरेशन को आप dv बाई dt लिख सकते हो। यहाँ पे m1 dv1 बाय dt, m2 dv2 बाय dt एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसे करके आगे बढ़ सकते हो, है ना। अब इसमें अगर आप dt को कैंसिल आउट कर दो और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो यहाँ से आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 इंटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। dt दोनों तरफ है ना, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, इस तरफ कॉमन लो कैंसिल आउट कर दो, dv का इंटीग्रेशन डेल्टा v देगा, dv1 का डेल्टा v1 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, अब इस डेल्टा अगर इक्वेशन डेल्टा वाला ऐसा आ रहा है इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, VCM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो बेसिकली जो रिलेशन सेंटर ऑफ मास, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मास और एक्सेलेरेशन के बीच में था, वैसा ही टाइप का रिलेशन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और उसमें भी आ गया, मतलब जस्ट a को v से रिप्लेस कर दी, है ना, ठीक है। कितने भी टर्म्स हो सकते, कितने ही पार्टिकल्स हो सकते सिस्टम में, उससे मतलब नहीं है। उसी लॉजिक से अगर आप इसको एक बार और इंटीग्रेट करो तो आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। सेंटर ऑफ मास को मैं CM लिख रहा हूँ, ठीक है, CM लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका आ जाएगा m1 पहला पार्टिकल इंटू उसका पोजीशन, दूसरा पार्टिकल इंटू उसका पोजीशन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये है, अगर आपको एक्सेलेरेशन वाले से अजीब लग रहा है, फील नहीं आ रहा था, तो ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास वो लोकेशन है जो इस फॉर्मूले से आपको मिल रहा है। सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, पहला पार्टिकल को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करो उसके एड्रेस से, दूसरा पार्टिकल को उसके एड्रेस से एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई टोटल पार्टिकल करो तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस इक्वेशन को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आप कुछ भूल रहे हो, ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।